Hello, good evening, class 10th. We were discussing about life processes और आई होप कि आपको जो न्यूट्रिशन का जो पार्ट मैंने आपको बताया था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो आपने समझा होगा, आपको समझ में आ गया होगा और आपको जो भी उसके लिए जो काम दिया था वो आपने कर लिया होगा और लर्निंग भी आपने की होगी। कुछ जो पॉइंट्स मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए थे। अब आज जो है आज हम न्यूट्रिशन में ही हम करने जा रहे हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम पढ़ेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में एज वेल एज ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो सबसे पहले तो ये डेफिनेशन के व्हाट इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक का जो मीनिंग है इसका मतलब है अदर सोर्सेस। ये जो हेटरोट्रॉफिक वर्ड लिखा है, ऑटो मीन्स सेल्फ, हमने बताया था कि सेल्फ, और ट्रॉफिक मीन्स प्रिपरेशन ऑफ फूड। और यहाँ पे हेटरोट्रॉफिक है, इसका मतलब है हेटेरो मीन्स डिफरेंट सोर्सेज एंड ट्रॉफिक मीन्स प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय डिफरेंट सोर्सेज। Each organism is adapted to its environment. The form of nutrition differs depending on the type and availability of the food material as well as how it is obtained by the organism. For example, whether the food source is stationary or mobile would allow for differences in how the food is assessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and a lion. बात कर रहे हैं ये कि न्यूट्रिशन जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में है, ये डिपेंड करता है कि उनके लिए किस तरह के फूड मटेरियल की अवेलेबिलिटी है। अगर फूड मोबाइल है, स्टेशनरी है, अगर फूड स्टेशनरी है जैसे कि स्टैंडिंग क्रॉप या ग्रास, या फिर मोबाइल है, मोबाइल मीन्स मूवमेंट है, स्टेशनरी मतलब कोई एक जगह पर फिक्स्ड है उसकी पोजीशन, तो मोबाइल है जैसे कि डियर। तो उसी के अकॉर्डिंग वो जो ऑर्गेनिज्म जिन पर वो फीड करते हैं, जैसे काव जो है वो ग्रास पर फीड कर रही है एंड लॉयंस जो है वो फीड कर रहे हैं डियर्स पे। तो इन एनिमल्स के अंदर स्पेशल अपरेटस, न्यूट्रिटिव अपरेटस जो है वो भगवान ने दिया है ताकि वो अपना फूड जो है वो उसको किस तरीके से कंज्यूम करते हैं, कैसे उनका इंटेक होता है, किस तरीके से उनके अंदर उस प्रॉपर फूड का डाइजेशन होता है वो। तो देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज by which the food is taken in and used by the organism. Some organisms break down the food material outside the body and then absorb it. कुछ organisms ऐसे हैं जो फूड को बाहर ही ब्रेक डाउन करते हैं, उनकी बॉडी से वो बाहर ही ब्रेक डाउन करेंगे और उसके बाद वो उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे फंगस और ब्रेड मॉल्ड्स में हम देखते हैं, फंगस, ब्रेड मॉल्ड्स या मशरूम्स, आप देखो ये सारी चीज़ें कैसी हैं, ये सब ऐसा है कि ये किसी पर्टिकुलर, किसी जैसे फंगस या ब्रेड मॉल्ड है, आप देखो ये जो फूड वगैरह है उस पर ग्रो करने लग जाता है। मशरूम्स हैं, मशरूम जो ये जो डेड एंड डिकेइंग जो लीव्स, प्लांट जो मटेरियल होता है उस पर ये ग्रो कर रहे होते हैं मॉइस्चर के साथ में, और वहीं पर अपने अंदर से कुछ केमिकल प्रोड्यूस कर ये उसको पहले ही बॉडी के बाहर ही जो है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर एब्जॉर्ब करते हैं। ईस्ट भी ऐसा ही करते हैं। अदर टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी। और बाकी ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम हैं वो क्या कर रहे हैं, वो फूड को पहले ले लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, इनटेक हो जाता है उनका, और उसके बाद उनकी बॉडी के अंदर उस फूड का ब्रेक डाउन होता है जिसे हम डाइजेशन कहते हैं। What can be taken in broken down depends on the body design and functioning. Some other organisms derive nutrition from plant or animal without killing them. This parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like Cascata या फिर अमर बेल इसे कहते हैं, orchids, ticks, lice,
लीचेस, टेपवर्म्स। बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि किसी और एनिमल के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। वो उन्हें खाते नहीं है, लेकिन उनकी बॉडी से जो है वो उस न्यूट्रिटिव जो मटेरियल है, जो न्यूट्रिशन है, उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं लिक्विड फॉर्म में। जैसे आपने देखा होगा अमर बेल के बारे में, आपने सुना होगा कि ये किसी पेड़ पर अगर चढ़ जाए तो उस पेड़ को एकदम येलो कर देती है और उसका पूरा न्यूट्रिशन जो है वो खुद ले लेती है। कैसे? ये इसकी कोई रूट्स वगैरह नहीं होती, ये डायरेक्ट अपने जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं वो प्लांट बॉडी के साथ में अटैच कर लेती है और उसका जो सैप होता है, जो उसका न्यूट्रिशन होता है, वो इसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑर्किड्स ऐसे ही करते हैं। टिक्स, लाइस हम जानते हैं, जुएं, लीचेस ब्लड सक करते हैं। टेपवर्म्स हमारी बॉडी के अंदर अगर हो जाए तो हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसी को सक करते रहते हैं। तो ये डाइजेस्टेड न्यू जो पार्ट है, जो मटेरियल है, उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं। इनको डाइजेशन में भी कुछ काम नहीं करना, केवल एब्जॉर्प्शन इनका काम है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन? ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन जो है वो कैसे लेते हैं? Since food and the way it is obtained differ, the digestive system is different in various organisms. In single-celled organisms, food may be taken in by entire surface. जैसे हम बात कर रहे थे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनमें ज़्यादा अंदर इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते। एक सेल की बॉडी है, बहुत ही सिंपल है, केवल सेल के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, कोई इनमें टिश्यू ऑर्गन सिस्टम कुछ नहीं होता। तो इनके अंदर जो फूड का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो उनका जो रोल प्ले करेगा वो पूरा उनका एंटायर सरफेस जो उनका होगा बॉडी का, वो इसमें रोल प्ले कर रहा होगा। किसमें? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में। बट एज कॉम्प्लेक्सिटी, अगर ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, यानी कि वो मल्टी सेलुलर होते जा रहे हैं, अगर उनमें ऑर्गन सिस्टम भी डेवलप होता जा रहा है तो उनके डिफरेंट पार्ट जो हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे और वो डिफरेंट फंक्शंस करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि हमारे अंदर हमारा पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है डाइजेशन करने के लिए, लेकिन अमीबा जो कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ये कैसे करेगा? ये क्या करता है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जो भी फूड पार्टिकल, जो भी बहुत ही स्मॉल साइज वाले जो फूड पार्टिकल्स हैं, जो ये वाटर में रहता है तो पॉन्ड्स वगैरह में जो भी मिलेंगे उसको, वो उसके अराउंड जो है एक टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन बना लेगा, फिंगर के जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा। आप यहाँ देखो, ये जो है ये फूड मटेरियल है, इसके पास में अमीबा है, ये फूड पार्टिकल आया है, इसने इसके आसपास ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लिया। इनको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडो मीन्स होता है फॉल्स, पोडिया मीन्स होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। एक्चुअली फिंगर्स तो नहीं है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा इसने बना लिया। इसके बाद वही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर और ज़्यादा ग्रो हुए, आपस में अटैच हो गए, फूड फूड वैक्यूल के रूप में बॉडी के अंदर चला गया। यहाँ बॉडी के अंदर डाइजेशन वाले एंजाइम्स होंगे, वो इसको डाइजेस्ट कर लेंगे, ब्रेक कर देंगे और वो एब्जॉर्ब हो जाएगा मटेरियल। तो इस तरीके का जो है ये अमीबा में हो रहा है। पैरामीशियम भी सिंगल सेल का ही स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनिज्म है, विच इज ऑल्सो एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द सेल हैज डेफिनाइट शेप। इसकी शेप जो होती है एक शू सोल की जैसी शेप होती है। मैं आपको थोड़ा बना के यहाँ दिखा देती हूँ। ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है और इस तरीके से इस पे सीलिया लगा रहता है। सीलिया जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये लगे रहते हैं और यहाँ पर इसके अंदर जो है ये एक कैविटी बनी रहती है। ये अब ये कैसे करता है? बाहर जो भी, जैसे सपोज ये रहा फूड पार्टिकल, ये आएगा तो सीलिया का क्या करेंगे? वाटर के अंदर है ये भी, सीलिया इस तरीके से इसे मूवमेंट देंगे, ऐसे वाटर में ऐसा मूवमेंट करेंगे कि ये जो फूड पार्टिकल है ये इसके अंदर इस वाले पोर्शन में अंदर एंटर कर लेगा। जैसे इस पोर्शन में एंटर कर लेगा वो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ आने के बाद में ये फूड वैक्यूल बना लेगा, वो पूरी बॉडी में घूम जाएगी, एंजाइम्स यहाँ काम करेंगे और इसको डाइजेस्ट कर देंगे फूड मटेरियल को। तो इस तरीके से पैरामीशियम जो है वो काम करेगा और उसको हेल्प करेगा सीलिया।
ये स्ट्रक्चर बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको आपको, ये जो फिगर है, ये आपको फिगर जो है ये आपको बनानी भी है और उसको लर्न भी करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में अक्सर ये आती है कि आपको न्यूट्रिशन दिखाना है अमीबा में, ड्रॉ करके बताइए। ये लेबलिंग आपको इसकी आनी चाहिए। सूडोपोडिया हमेशा हमको याद रखना पड़ेगा। अब सूडोपोडिया जो है वो एक फॉल्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। आगे चलेंगे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। द एलिमेंट्री कैनाल, हमारे अंदर जो, देखो 2 चीज़ें हैं। एक तो है हमारे अंदर ये एलिमेंट्री कैनाल, और एक है हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या अंतर है इसमें? एलिमेंट्री कैनाल हमारी वो कैनाल है, एक वही पाइपलाइन है जो कि हमारे माउथ से ईसोफेगस और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनस तक कंप्लीट हो जाती है। इसमें हमने कोई भी एसोसिएटेड ग्लैंड्स, लिवर या फिर पैनक्रियाज या फिर जो भी स्ट्रक्चर्स डाइजेशन से जैसे गॉल ब्लैडर, इन सब को हमने इसमें अटैच नहीं करा है। केवल हम कैनाल की बात करें तो वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल हो जाती है। अगर हम पूरे जो ऑर्गन्स हैं, लिवर को, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, इन सबको अगर हम इसके साथ में जोड़कर अगर हम रखते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो फिर हम जो सिस्टम की बात कर रहे हैं हम वो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से देखेंगे तो ये बेसिकली लॉन्ग ट्यूबलेट एक्सटेंडिंग स्ट्रक्चर है फ्रॉम माउथ टू दी एनस, and we can see that the tube has different parts, various regions are specialized। अलग अलग इस कैनाल के जो रीजन्स हैं वो बहुत स्पेशलाइज्ड हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग फंक्शन, अलग अलग जो रीजन्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के वो फंक्शन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, we eat various type of food which has to pass through the same digestive tract। हम जो फूड इनटेक करते हैं वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। कभी हम पराठा खा रहे हैं, कभी हम चावल खा रहे हैं, कभी हम रोटी खा रहे हैं, या फिर हम सलाद खा रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट हमारा जो फूड मटेरियल है ये हमारे इसी डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये पूरा एक ट्रैक है, इसके अंदर मूव कर रहा है। लेकिन अलग अलग जो हमारे बताए, उन्होंने बताया डिफरेंट जो रीजन्स हैं वो अलग तरह का डाइजेशन उन फूड पे करेंगे। नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल। सबसे पहले फूड को इस तरीके से प्रोसेस किया जाएगा ताकि जो पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज है वो स्मॉल हो जाए और टेक्सचर जो है वो सेम हो जाए। पार्टिकल्स का स्मॉल साइज करने के लिए आपको पता है हमारा यहाँ पे माउथ जो है वो वर्क कर रहा होता है, और उसमें भी कौन वर्क कर रहा होता है? टीथ एंड टंग। टीथ जो है वो च्यूइंग का काम कर रहे हैं और उसको जो है स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं फूड को। साथ में टंग जो है वो वहाँ पे सलाइवा मिक्सिंग का काम कर रही है, जो कि उसको एक सॉफ्टनेस भी प्रोवाइड कर रहा है। साथ में कुछ एंजाइम्स जो है वो वर्क करते हैं उस पर। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट पैसेज स्मूथ। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स। जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे माउथ में ऐसा लगता है कि पानी आ रहा है मुंह में। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा। इसको हम क्या बोलते हैं? सलाइवा। सिक्रेटेड बाय द सलीवरी ग्लैंड्स। कहाँ होते हैं? माउथ में, यहाँ पर होंगे, इधर। Salivary glands. Another aspect of food we ingest is its complex nature. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller particles. अगर हमारा फूड स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं किया जाएगा तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तभी हमको बार बार ये सजेशंस मिलते हैं कि हमें अपना फूड जो है वो बहुत ज़्यादा चबा चबा कर ही और स्लो तरीके से खाना चाहिए। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट नोन एज एंजाइम्स। क्या कर रहे हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट? जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में हमने फूड को ब्रेक किया है वो उसको
हेल्प करा रहे हैं ताकि फूड हमारा एंजाइम्स जो है वो उसको डाइजेशन करने में हेल्प कर रहे हैं और ताकि हमारा जो बॉडी है उसको एब्जॉर्ब कर पाए। डाइजेशन का मतलब होता है फूड को बहुत ही सिंपलर, बहुत ही स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करा देना ताकि हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर पाए। आप सोचो इतने बड़े बड़े स्टार्च के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम उसको किस में कन्वर्ट करा लेता है, ग्लूकोज को ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट को तो ग्लूकोज में कन्वर्ट कराएंगे। तो ये जो वहाँ से स्टार्च से लेकर ग्लूकोज तक का जो सारा काम है किसने कन्वर्ट कराया, एंजाइम्स ने। एंजाइम्स ने इनको कन्वर्ट एंजाइम्स स्टार्च से ग्लूकोज बनवाया। इसी तरीके से द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलीवरी एमाइलेज। वो जो हमारी सलीवरी ग्लैंड हैं, ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे सलीवरी ग्लैंड्स हैं, इनमें जो सलाइवा इनसे जो निकलता है, जो लिक्विड निकलता है, जो वाटर हम कहते हैं वो निकलता है, उसमें सलाइवरी एमाइलेज नाम के एंजाइम है। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम इन सलीवरी ग्लैंड्स के अंदर होते हैं दैट ब्रेक डाउन द स्टार्च, जो कि स्टार्च को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर, शुगर हम ग्लूकोज को कह रहे हैं। द फूड इज मिक्स थ्रू विद सलाइवा, thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. मस्कुलर टंग जो है उसको सलाइवा को थॉरोली मिक्स करती है, फूड में पूरी तरीके से मिक्स कर देती है ताकि वो जो एंजाइम है वो पूरी तरीके से फूड के हर पार्टिकल पर एक्टिवेट हो जाएं और उसको डाइजेस्ट कराने में हेल्प करें। It is necessary It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of the canal has muscles contract rhythmically. ये बात कर रहे हैं हम यहाँ पर ईसोफेगस की। ये ईसोफेगस, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो इसकी मसल्स हैं इसमें मूवमेंट्स होते हैं। मूवमेंट कैसे होते हैं, वेव लाइक मूवमेंट्स हैं, जैसे वेव आ रही हो ऊपर से नीचे की तरफ, और इन मूवमेंट्स को हम बोलते हैं पेरिस, यहाँ पे लिखा है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहाँ पर, ईसोफेगस में होते हैं। फ्रॉम द माउथ द फूड इज From the mouth, the food is taken to the stomach through food pipe that is known as esophagus. The stomach is a large organ which expands. The food enters it. ये जो stomach है, अब esophagus के बाद जो stomach के अंदर जो है वो food enter कर लेगा। पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी वॉल्स मस्कुलर हैं, हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरोली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। ये जो स्टमक की जो वॉल्स हैं ये डाइजेस्टिव जूसेस इंटरनली प्रोड्यूस कर रही होती हैं, इंटरनली इसमें प्रोड्यूस कर रही होती हैं डाइजेस्टिव जूसेस। और मूवमेंट भी होते हैं स्टमक के अंदर जिसको हम कहते हैं चर्निंग मूवमेंट। चर्निंग मूवमेंट इस तरीके से होता है जैसे ये फूड को अंदर ही अंदर इस तरीके से गोल एंड गोल 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 घुमाती रहती है, और जो स्टमक है उसके अंदर जो फूड है वो ये जो भी इसके अंदर जो एंजाइम्स जो भी स्टमक के अंदर लिक्विड प्रेजेंट है वो इसके अंदर मिक्स होता चला जाता है। इसको हम बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट्स। These digestive functions are taken care by the gastric glands present in the wall of stomach. ये जो डाइजेस्टिव फंक्शन है, ये जो प्रोडक्शन है इसका, जो एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इनका जो प्रोडक्शन है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स काम करते हैं। ग्लैंड्स हमको पता है ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो कि किसी ऑर्गन के साथ में अटैच होंगे या कहीं किसी एपिडर्मल लेयर में प्रेजेंट होंगे और वो अपने अंदर से कुछ सिक्रीशन बना के डाल देते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, वो उन्हें हम कहते हैं ग्लैंड्स।
तो स्टमक की वॉल पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? वो प्रोड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों ज़रूरत है हमें? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वो प्रोटीन में जो बॉन्ड्स होते हैं उनको वीक करता है। अब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम भी बनाता है स्टमक, जिसको हम बोलते हैं पैप्सिन, एंड म्यूकस बनाता है। म्यूकस एक लार जैसा मटेरियल है। स्टमक के अंदर क्या बन रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसका नाम है पैप्सिन, एंड म्यूकस। इन तीनों का जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इन तीनों के फंक्शंस को हमेशा याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें है हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा लो पीएच वाला एसिड होता है, बहुत खतरनाक होता है। अगर ये हमारे किसी बॉडी पार्ट पे पड़ जाए या कपड़ों पे पड़ जाए तो वो एकदम उसको जला देता है, लेकिन हमारे स्टमक के अंदर ये बन रहा है, आप सोचिए। ताकि क्या हो पाए? ताकि ये जो पैप्सिन वाला एंजाइम, जो प्रोटीन डाइजेशन, जो भी हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन को डाइजेशन करने वाला जो एंजाइम है वो स्टमक में बन रहा है, पैप्सिन। तो इसको एक्टिवेट एक्शन ये जो है वो कर पाए, इसके लिए हमारे अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। एंड व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड? एसिड क्या कर रहा है? पेप्टाइड बॉन्ड्स को वीक कर रहा है, और साथ में ही जो भी बैक्टीरिया वगैरह हमारे स्टमक में आ रहा है उसको किल भी कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है एक कि एसिड का काम क्या है स्टमक में। तो म्यूकस, जो म्यूकस बन रहा है, जो लार जैसा मटेरियल बन रहा है स्टमक में, उस म्यूकस का काम है वो क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। ये जो स्टमक है इसकी जो ये इनर लाइनिंग है, इसमें मोटी सी एक लेयर म्यूकस की होती है। अब जो अब यहाँ पे जो भी प्रोड्यूस होगा पैप्सिन, तो वो इस जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इस म्यूकस की लेयर के ऊपर होगा। इस म्यूकस की लेयर के ऊपर होगा तो क्या होगा? ये जो वॉल है हमारे स्टमक की, ये प्रोटेक्टेड हो जाएगी। ये प्रोटेक्ट हो जाएगी और वो डैमेज नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। We have often heard adults complaining about acidity. हमने अपने अपने एडल्ट्स को जो है ऐसा कहते हुए सुना है कि बहुत एसिडिटी फील हो रही है, एसिडिटी हो रही है। तो एक्चुअली ये एसिडिटी स्टमक में वही एसिड बनने की वजह से हो जाती है। एक्सेस में कई बार कई लोगों को एसिड बन जाता है, या फिर हम ज़्यादा ही प्रोटीन्स अगर खा रहे हैं तो भी हमारे अंदर एसिड बनता है। अगर हम रात में अगर राजमा वगैरह खाते हैं तो आपने देखा होगा कि फिर एसिड जो है वो बनने लग जाता है, एसिडिटी होने लग जाती है। कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड अबव? तो अब आप इसे रिलेट कर सकते हैं। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स। ये स्फिंक्टर मसल्स क्या होती हैं? आप ये हमारा स्टमक का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और इसकी ये जो वॉल है यहाँ पे प्रेजेंट है ये मसल, स्फिंक्टर मसल। क्या कर रही है? ये इसको कंट्रोल कर रही है, इसकी ओपनिंग को, कि ये स्टमक से जो फूड है ये कब इधर से निकलेगा। तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? स्फिंक्टर मसल, विच रिलीजेस इट इन स्मॉल अमाउंट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। वो जो स्टमक में जो फूड है उसे वो स्मॉलर इंटेस्टाइन में स्मॉलर अमाउंट में ही भेजते हैं। अब फूड कहाँ पे पहुंच चुका है हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। दिस इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का ये सबसे लंबा पार्ट है, ये कई मीटर्स तक लंबा होता है, 7 to 8 मीटर्स, इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। इसमें कॉइलिंग बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें यहाँ पर, आप देखो ये जो पोर्शन है ये वाला, ये इंटरनल वाला, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी, और बहुत ज़्यादा इसमें कॉइलिंग है। ये लगभग 7 मीटर्स के अप्रॉक्स जो है इसकी लेंथ होती है हमारी।
This is longest part of the alimentary canal which is fitted into the compact space because of extensive coiling. The length of the small intestine differ in various animals depending on food they eat. Herbivores eating grass need a longer small intestine. हर्बीवोर्स एनिमल जो कि ग्रास खाते हैं उनको ज़्यादा लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़रूरत है क्योंकि उनके जो सेलुलोज डाइजेस्ट होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। और आपने देखा है कि जो हर्बीवोर्स हैं जैसे गॉड्स है या काऊ है तो वो घास खा रही है और घास जो है वो पूरी सेलुलोज है और पूरा सेलुलोज है इसका मतलब उन्हें ज़्यादा टाइम जो है इसके डाइजेशन में लगेगा, इसीलिए उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्गर होती है। मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट हैंस कार्निवोर्स टाइगर्स हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। मीट जो है वो उसमें सेलुलोज कम है तो इसीलिए उनको जो है स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लेंदी उनके अंदर नहीं होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, आने के बाद में उसके अंदर जो भी प्रोसेसिंग होगी फूड की, फूड कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। शुरुआत ही ये जो लूप है यहाँ से यहाँ तक फूड पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। इस लूप को हम बोलते हैं डिओडेनम। डिओडेनम द स्मॉल तो फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट सब कुछ से स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरुआत के पोर्शन में डाइजेस्ट हो चुका है। इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ लीवर। लीवर का सिक्रीशन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ही। पैनक्रियाज का सिक्रीशन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ही। देख लेते हैं एक बार। ये देखो, ये जो पोर्शन है ये है पैनक्रियाज और यहाँ जो है ये है लीवर। तो आप देखो स्टमक से जैसे ही फूड बाहर निकला है यहीं पर पैनक्रियाज ने अपना वो दे दिया है, अपना जो भी प्रोडक्शन है। और साथ में ये लीवर से जो है ये जो रेड वाली वेसल आई है ये इसने भी स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम वाले पार्ट में आकर इन्होंने अपने सिक्रीशंस जो है वो डाल दिए हैं। द फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक इज एसिडिक। फूड जो स्टमक से आ रहा है वो कैसा था नेचर वाइज, एसिड मिला हुआ था उसमें, HCl मिला था तो फूड जो था वो एसिडिक था नेचर वाइज, एसिडिक है। एंड अब उसको एल्कलाइन यानी बेसिक बनाना पड़ेगा। तो उसको बनाने के लिए पैनक्रियाज के जो एंजाइम्स हैं या फिर पैनक्रियाटिक जो जूस है, पैनक्रियाज का जो जूस है या पैनक्रियाज के एंजाइम्स हैं वो इसमें काम करते हैं। प्लस बाइल जूस जो लीवर थी, लीवर जो लीवर थी उसके अंदर जो ऐसा नीचे स्ट्रक्चर दे रखा है, गॉल ब्लैडर है, लीवर का पूरा सिक्रीशन इसमें आता है और बाद में ये जब फूड आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ये रिलीज कर देता है। तो ये जो गॉल ब्लैडर अपना रिलीज दे रहा है जो यहाँ से लीवर से जो प्रोडक्शन हुआ है वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ऐड हो जाएगा और वो जो मीडियम है हमारा जो एसिडिक मीडियम था स्टमक का, जो इंटेस्टाइन में जो फूड एसिडिक आया है उसे वो एल्कलाइन जो है वो बना देगा। एल्कलाइन बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पैनक्रियाज से जो एंजाइम वर्क करेंगे, अभी प्रोटीन पे वर्क हो गया लेकिन फैट्स और कार्बोहाइड्रेट पूरी तरीके से उन पे काम नहीं हुआ है और प्रोटीन भी पूरी तरीके से काम उन पर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसीलिए जो काम अब करेगा वो हमारा पैनक्रियाटिक जूस काम करेगा। तो पैनक्रियाटिक जूस को काम करने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देने के लिए यहाँ पर ये एल्कलाइन मीडियम बनाया जाता है। इसमें क्या है, फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। फैट जो होती है वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में जो है वो प्रेजेंट रहती है तो उस पर एंजाइम फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम काम नहीं कर सकता है जब तक कि उसको इमल्सीफाई करके उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक ना कर दिया जाए। इमल्सीफाई मतलब एक लेयर बना देंगे, वो वीक हो जाएगा अंदर के उनके बॉन्ड्स और वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे फैट के मॉलिक्यूल्स। तो फैट उन पर काम करेगी, इसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन।
जब आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो आप सोप्स में भी इमल्सिफिकेशन पढ़ रहे होंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। Bile salts break them down into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action too. Globules में कन्वर्ट कर देगा ताकि एंजाइम जो है प्रॉपरली वर्क कर पाए उसके अंदर। Pancreas secrete pancreatic juice which contain enzyme like trypsin. pancreas में जूस है वो है trypsin है उसके अंदर for digestion of protein, digestion के लिए। लाइपेज है, आप देखो लाइपेज यानी लिपिड, लिपिड यानी फैट्स के डाइजेशन इमल्सिफिकेशन के लिए लाइपेज एंजाइम। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी पास ग्लैंड्स हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट कर रहे हैं। हमें एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स में कौन कौन से एंजाइम कौन कौन से पार्ट से प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस पर काम कर रहे हैं, ये हमें एक टेबल फॉर्म में बनाना चाहिए और उसको हमें बार बार याद करना चाहिए। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। प्रोटीन का स्मॉलर जो पार्ट है वो अमीनो एसिड होता है। एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज और फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब यहाँ तक हमारा जो फूड है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है। अब इसके आगे हमें क्या करना है, फूड का कंप्लीट डाइजेशन यानी ब्रेक डाउन हो गया है, फूड कंप्लीटली ब्रेक हो गया है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। अब उससे ज़्यादा सिंपलर वो नहीं हो सकता है। अब जो नेक्स्ट काम होगा वो होगा इसके एब्जॉर्प्शन पे। द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। वो जो इंटेस्टाइन है उसकी जो इनर वॉल है, ये हमारी इंटेस्टाइन का क्रॉस सेक्शन मान लो मैंने बनाया है, ये इसकी इनर वॉल है, इसमें ये फिंगर लाइक ब्रश बॉर्डर लाइक, जैसे ब्रश में बहुत सारी ब्रिस्टल्स होती हैं इस तरीके से इस पूरी इंटेस्टाइन में जो है ऐसे ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं विलाई। और ये कहाँ होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन का के अंदर एक फीचर है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो विलय होंगे। विलय क्या करेंगे, जो भी फूड मटेरियल अब आया है ब्रेकडाउन होकर जो भी फूड मटेरियल आया है वो फूड मटेरियल जब इन विलेज के अंदर से पास होगा तो वो इसमें से प्रॉपर एब्जॉर्प्शन कर पाएंगे उस फूड का। प्रॉपरली वो जो फूड है वो इनमें से फर्स्ट फर्स्ट क्या निकलेगा, तो पूरा एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया बढ़ गया। आप देखो सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ गया, यहाँ से सब जगह एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो इस तरीके से जो है वो एब्जॉर्प्शन का एरिया विलय जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो बढ़ा देते हैं। अगर विलय ना हो तो कैसा हो उसका स्ट्रक्चर इंटरनली, इस तरीके का। अब जो फूड आएगा वो इसके अंदर से ऐसे ही निकलेगा। तो इसे कितना सरफेस मिला, केवल ये। तो इसको मिलियन टाइम्स जो है इसका सरफेस जो है वो बढ़ जाता है, 1000 टाइम्स इसका सरफेस बढ़ जाता है एब्जॉर्प्शन का, और पूरी तरीके से एब्जॉर्प्शन इसमें हो जाता है। इसके बाद जो एब्जॉर्प्शन होने के बाद में जो भी वेस्ट फूड मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। Unabsorbed food is sent into the large intestine where more villi absorb food from this material. वाटर जो है अब इसमें से एब्जॉर्ब होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, and the rest of the material is removed from the body via anus, and the exit of this waste material is regulated by anal sphincter. फिर से एक मसल है स्फिंक्टर मसल, पैसेज को क्लोज और ओपन होने का काम करती है, एक सर्कुलर मसल ये होती है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं। मैं आपके लिए एक बार रीड कर देती हूँ, कुछ इसके लिए हिंट्स दे देती हूँ, और ये आपको असाइनमेंट में क्वेश्चंस करने हैं। प्लस मैं आपको बता दूंगी क्या चीज़ें करनी है। कल मैं आपको रेस्पिरेशन का वीडियो शेयर करती हूँ। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक का। वेयर डू द प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल था CO2 है, वाटर है, ये जो प्लांट है ये कहाँ से जो है वो ले रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। सनलाइट है। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक का रोल,
आपको बताया था मैंने अभी स्टमक में एसिड का क्या रोल है, दो जो रोल हैं एसिड के वो बताने हैं हमें। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या फंक्शन है, व्हाट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे डिजाइन की गई है ताकि वो एब्जॉर्ब फूड जो है वो ले पाए, फूड का एब्जॉर्प्शन कर पाए। तो अभी आपको मैंने स्ट्रक्चर भी बना दिया था, तो वो आपको करना है। थैंक यू।